उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में कक्षाओं का संचालन आरंभ हो चुका है। कुछ कक्षाएं 25 सितंबर से संचालित हैं और तीसरे बैच का जो संचालन होगा वो 13 अक्टूबर 2025 से होगा। इन कक्षाओं के संचालन में फर्स्ट पेपर के 4 यूनिटें और सेकंड पेपर की 7 यूनिटों को हम संचालित करेंगे। इन यूनिटों में जो है अनुभवी शिक्षक जिनके पास नेट जेआरएफ पीएचडी की उपाधियां हैं और 15 से 20 साल से कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, विशेष रूप से सेकंड पेपर के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव और विस्तार से युक्त जो है ज्ञान की आवश्यकता है और विषय विशेषज्ञता उस विषय के लिए चाहिए। तो वो एकलव्य आईएएस अकेडमी में जो है तमाम कैंडिडेट्स को मिलेगी। इसमें जैसे हम सेकंड पेपर में जो हमारी पहली यूनिट है और इसको हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, इसके अंदर जो है कोठारी आयोग या एजुकेशन कमीशन का उल्लेख है। तो कोठारी आयोग से क्वेश्चन किस तरह से जो है हमारे पास आएंगे और हमें उन्हें याद करने के लिए क्या कोशिश करनी है, तो इसको हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसका जो समय था 1964 से लेकर के 1966 के बीच था। अब कोठारी जो आयोग था, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको भारत के जो है सरकार द्वारा एक तदर्थ आयोग, एक एड हॉक कमीशन के रूप में जो है इसे स्थापित किया गया था और इसकी गठन की तिथि थी 14 जुलाई 1964 और अगले लगभग 2 सालों तक इस आयोग ने काम किया था और फिर 29 जून 1966 को आयोग को भंग कर दिया गया था। तो हमारे पास ये तिथियां पता होनी चाहिए। इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी को नियुक्त किया गया था और उसका कारण ये था कि उस समय भारत की जो सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था और वो संस्था जो भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को की देखभाल करती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करती है और विस्तार और बेहतरी के लिए समय समय पर कदम उठाती है, वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इसीलिए जो है इस आयोग की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनको दी गई थी और हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1948 से लगातार शिक्षा, उसके विस्तार, उसके बेहतरी, उसमें सुधार के लिए प्रयास होते गए और 1964 तक भारत कम से कम 6 आयोग बना चुका था। परंतु इन 6 आयोगों में सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा लक्ष्य अगर किसी आयोग के पास दिया गया था शिक्षा में सुधार के लिए, तो वो था कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग। और इसलिए हम इसकी जो भूमिका देखेंगे वो भारत के विस्तृत भूभाग के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जो हम इसका आंकलन कर सकते हैं। तो ये कोठारी आयोग की विशेषता थी। अब इसके स्पेसिफिक पार्ट में जाएंगे कि इस आयोग में 20 सदस्यों का एक जो है कोर समूह था और चूंकि भारत तभी स्वतंत्र होकर के अपनी प्रगति पथ की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो हमें उन देशों से भी जो है अनुभव लेना था जिनके पास हमसे ज़्यादा बेहतर तरक्की थी, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए जो है विदेशी विशेषज्ञों से भी जो है सलाह ली गई थी और एक जो है 20 विदेशी सलाहकारों का एक पैनल था जिससे परामर्श किया गया था। इसमें विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और स्वीडन के जो शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे, उनसे सलाह मशवरा करके ये शिक्षा नीति तैयार करने का कार्य हुआ था। 19 कार्य समूह या टास्क फोर्स इसके अंदर थे
और इस आयोग ने लगभग 21 महीने तक 9,000 से ज़्यादा लोगों से जो है बात की, साक्षात्कार किया। उसमें विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, तमाम क्षेत्रों के जानकार, विशेषज्ञ और अनुभवी लोग थे, और उनसे सलाह मशवरा करके, जानकारी करके इसकी रिपोर्ट बनाई। और इस रिपोर्ट को 29 जून 1966 को, उस समय जो भारत के शिक्षा मंत्री थे, ये शिक्षा मंत्री थे MC छांगला, इनको जो है रिपोर्ट दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो रहेंगे यहाँ से, ये आयोग बना कब था, इसमें सदस्य कोर्स समूह में कितने सदस्य, विदेशी लोगों का जो पैनल था उसमें कितने थे, कब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और किस शिक्षा मंत्री को जो है दी थी। अब इसके साथ साथ में क्वेश्चन ये भी रहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कमीशन, और इस कमीशन ने क्या क्या चीज़ें। तो जैसे भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देशों को तैयार करना या बताना, ये इस आयोग का प्राथमिक उद्देश्यों में था, ताकि हम जो उस दौर से भारत जो है एक बिल्कुल अल्प विकसित देश की श्रेणी में जो है भारत को हम तब रख सकते हैं, क्योंकि भारत की तब जो है जो शिक्षा की स्थिति थी वो बड़ी ख़राब थी। यानी भारत में जो है जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ख़राब था, 18.33, यानी 18% की साक्षरता दर थी हमारी 1951 की जनगणना के अनुसार। तो वो काफ़ी कमज़ोर थी। 1964 तक वो थोड़ा बेहतर हुई होगी, फिर भी काफ़ी कमज़ोर थी, और GDP भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके शिक्षा एक प्राथमिकता का क्षेत्र बना हुआ था। तो भारत में शिक्षा को एक सामान्य स्वरूप में खोजना और उसे विकसित करना, ये भी इस आयोग का उद्देश्य था। तीसरा, भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना। इसका मतलब यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों का आंकलन करना, जांच पड़ताल करना, उनकी कमियों को पहचानना और कमियों को सुधारने के लिए सुझाव देना, ये इस आयोग का लक्ष्य शामिल था। और वैसे तो इस आयोग ने भारत में जो शिक्षा के तमाम क्षेत्र हैं, तमाम अलग अलग जो है श्रेणियां हैं, उन सब के ऊपर जो है अपना रिपोर्ट दिया था, परंतु 2 क्षेत्र इसमें नहीं शामिल थे। और यही हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कानून के क्षेत्र में जो कानूनी शिक्षा है, भारत में लॉ की शिक्षा है, उस शिक्षा के ऊपर कोठारी आयोग ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। और दूसरा है चिकित्सा, मेडिकल साइंस, मेडिसिन के ऊपर, उस पर भी तो शिक्षा वाली मेडिसिन यानी चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा को छोड़ करके बाकी हर तरह की शिक्षा के ऊपर कोठारी आयोग के सुझाव थे। तो इस तरह से जो है कोठारी आयोग का जो है ये उद्देश्य हम देख लेंगे। अब हमारे पास साथ साथ में क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, जो हम संस्थान में इस बार जो तैयारी करा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर के साथ में जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं अन्य प्रदेशों की प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, इन राज्यों में जो विभाग इस तरह की विभागीय परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं का आंकलन करने के बाद हमने क्वेश्चनों को भी तैयार किया है, ताकि कैंडिडेट प्रत्येक चैप्टर के साथ साथ में उसके संभव क्वेश्चनों पर भी साथ में जो है पढ़ लें। तो जैसे जो है किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति बनी थी। पहली राष्ट्रीय नीति, भारत में अभी तक 3 राष्ट्रीय नीतियां आई हैं, तो पहली किस आयोग पर, तो ये इस कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही 1968 में पहली राष्ट्रीय नीति आती है। किस आयोग ने कहा कि कक्षा 1 से 10 तक गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाए। और आजकल हम देखते हैं कि गणित लगभग अनिवार्य विषय की श्रेणी में ही रहता है। तो ये भी जो है, ये जो सुझाव दिया था सरकार को, ये कोठारी आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए कोठारी आयोग ने कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। तो जो कक्षाएं हैं, स्कूलों का जो पैटर्न है, जैसे
हमारे पास जो अभी तक 2020 की शिक्षा नीति से पहले जो पैटर्न चल रहा था 10+2+3, अब तो हमारे पास 5+3+3+4 स्कूल का ये वाला आ गया है। तो ये जो 10+2+3 का फॉर्मूला था ये कोठारी आयोग के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चंस भी जो है संस्थान के द्वारा जब क्लासें संचालित की जा रही हैं ऑनलाइन, तो उसी के साथ में इन क्वेश्चनों को बताया भी जा रहा है और साथ में नोट्स भी हम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद जो टेस्ट हो रहा है उसके माध्यम से भी इनको हम ठीक से याद कर सकते हैं। इस कोठारी आयोग ने कुल कितने सुझाव सरकार को दिए थे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए? तो कोठारी आयोग ने कुल मिलाकर 23 सिफारिशें दी थी। सिफारिशें कितनी सरकार मानेगी, कब मानेगी, वो बात का विषय है, परंतु इसने लगभग 23 रिकमेंडेशंस शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए किया था। अब इसमें से सब कुछ तो सारे याद तो नहीं कर सकते हैं, पर मुख्य मुख्य जैसे मौजूदा शिक्षा प्रणाली में दोष क्या है उनकी पहचान की और उन दोषों का निवारण क्या करना है वो सुझाया था। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब जैसे आज हमारी जो शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि नागरिकों को, बालकों को इस योग्य बनाया जाए कि वो भविष्य में जो है नौकरियों के साथ साथ अपने स्वयं के कार्य करने में या फिर व्यावसायिक कार्यों को करने में या जीवन उपार्जिका में सक्षम होने में भी जो है सफल रहें अच्छे नागरिकों के साथ। तो आज की शिक्षा सिर्फ ये नहीं होती कि नौकरी के लिए डिग्री लेनी है, बल्कि संपूर्णता उसमें होती है, और वही चीज़ें हमें यहाँ पे। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण के तरीके, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, शैक्षिक संरचना और मानक, मार्गदर्शन और परामर्श, महिलाओं की शिक्षा, पर्यवेक्षण और निरीक्षण की समस्याएं, त्रिभाषा, ये जो आज भी जो है समस्या के रूप में बना हुआ है कि किन किन भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो त्रिभाषा का फॉर्मूला लगातार चर्चा में बना रहता है कि, और अभी भी इस पर जो है वाजिब स्थिति नहीं आ रही। तो इस प्रकार से इस आयोग ने 23 रिकमेंडेशंस दी थी। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने क्वेश्चन ओरिएंटेड फैक्ट वहां से निकाला है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जिसकी अधिकतम होती है या जिस पर क्वेश्चन बनता है। और इस तरह से जो है जब हम इनको पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, तो वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी और हम बेहतर जो है परिणाम इसमें हासिल कर सकते हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था इसकी मुख्य मुख्य सिफारिश, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 10+2+3 पैटर्न की शिक्षा प्रणाली को इसने कहा था, तो इस तरह सी चीज़ें हम इसमें रखेंगे और हम इसको ज़्यादा और अच्छे ढंग से जो है उपयोग इसका कर सकते हैं। तो तमाम लोग जो उत्तराखंड की प्रधानाचार्य की विभागीय परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं वो एकलव्य आईएएस एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनरोल करा सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, वीकली असेसमेंट, ये सभी कुछ रहेगा। जैसे 2024 में बहुत सारे 1200 से अधिक लोगों का मार्ग निर्देशन जो है संस्थान ने किया था, और इस बार भी हम चाहेंगे कि अधिकतम लोग इसका लाभ उठाएं। तो आज इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।